हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम भौतिक विज्ञान का, जिसमें से हमको इसमें यूनिट यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आवेश कितने प्रकार का होता है और इसके अंतर्गत उसके गुण क्या होते हैं, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम और गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, और अपन पढ़ेंगे, ये अपना प्रथम चैप्टर है। सेकंड चैप्टर होता है जो अध्याय सेकंड है। अध्याय सेकंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, ये हमारा सेकंड चैप्टर होता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभव के बारे में। आखिर विभव है क्या, ये कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, समविभव पृष्ठ क्या है, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संधारित्र क्या है, इसमें हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसका कहाँ पर उपयोग इसका किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, और संधारित्र का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, सब इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड होगा इसके अंतर्गत होगा इसका अध्याय जो है, अध्याय फर्स्ट है। अध्याय फर्स्ट में हम पढ़ेंगे, इसका अध्याय 3 है, इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा। तो हम विद्युत धारा क्या होती है, धारा का निर्माण कैसे होता है, जैसे कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पढ़ेंगे, किसी भी चालक में प्रतिरोधकता कैसे काम करती है, कैसे किसी चालक में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें शक्ति पढ़ेंगे, शक्ति बारे में पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक में आंतरिक प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है, किसी भी सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है, सेलों का संयोजन और जिसमें आता है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, किरचॉफ के नियम, सब इस चैप्टर में हम सब कवर करने वाले हैं। ये सभी चैप्टर क्या होता है, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड जो होता है, इकाई थर्ड है। इसके अंतर्गत आता है अध्याय 4। अध्याय 4 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। क्या आता है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी जो आवेश होता है, स्थिर आवेश के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। लेकिन जब कोई आवेश गति करता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकत्व क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, बायो सावर्ट का नियम, विद्युत धारा और चुंबकीय धारा कैसे एक साथ वर्क करती है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है अपना चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5। इसमें पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें हम पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क होते हैं, जैसे एक क्षण चुंबक होता है, नाल चुंबक होता है, चुंबक संबंधी गाउस का नियम, और चुंबकीय इसकी तीव्रता होती है, और चुंबकीय पदार्थों के गुण। ये चैप्टर लगभग, ये जो चैप्टर होता है, जो फर्स्ट चैप्टर होता है अपना, उसी के समान लगभग होता है। ठीक है, इसके बाद अपन आती है अपने यूनिट नंबर 4। इस यूनिट के अंतर्गत हम नए इस चीज़ स्टार्ट करेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस यूनिट नंबर 4 अध्याय 6, इसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण।
ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आधुनिक उपकरण जो भी हमारे सामने, ये क्या है चैप्टर नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसमें हम पढ़ने वाले फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुम्बकीय फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण का नियम, लेंज के नियम, और गतिक विद्युत वाहक पल, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जो जनरेटर होता है उसे कोई बोलते हैं अपन धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, इसी के बाद अपन आता है अध्याय अपना 7, अध्याय 7। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ से जो हमें, इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा इसको आपने देखा होगा, प्रत्यावर्ती धारा इसको आपने देखो, जो हमारे घरों में जो लाइट आती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। जो धारा हमें बैटरी से उत्पन्न होती है, बैटरी से जो हमें मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट प्रत्यावर्ती धारा, उसको बोलते हैं हम दिष्ट धारा। ठीक है, अब इसके बाद अपना आता है यूनिट नंबर 5। इसके बाद क्या आता है, यूनिट नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे, ये आता है अध्याय नंबर कौन सा हो गया, 8, अध्याय नंबर 8। इसमें हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं, कैसे वर्क करती हैं, और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, कौन कौन सी तरंगों को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आती है अपनी यूनिट नंबर 6। ये इसका परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, और ये इस क्लास 12th की सबसे बड़ी यूनिट होती है। इसके अंतर्गत अध्याय नंबर 9। इसमें हम पढ़ेंगे किरण प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। एक्चुअल में प्रकाश क्या होता है, कि कैसे वर्क होता है। जैसे किसी भी सतह पर जो हमें कोई भी चीज़ हमें दिखाई कैसे देती है, हमें क्यों दिखाई देती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, को दर्पण कैसे वर्क करता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और किस प्रकार के दर्पण का यूज कहाँ पर किया जाता है, सब इसमें पढ़ेंगे। और दर्पण का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। इसी चैप्टर में हम देखने वाले हैं लेंस के बारे में, गोली पृष्ठ देखेंगे, गोली पृष्ठ से अपवर्तन, समतल पृष्ठ से अपवर्तन, अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना हमारे सामने रियल लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं, अपवर्तन की घटना कौन कौन सी हमको रियल लाइफ में देखने को मिलती है, सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। लेंस का उपयोग कहाँ है, जैसे कि सामान्यतः आँखों में कोई विकृति उत्पन्न होने के कारण हम उसमें लेंस लगाते हैं, तो किस समय पर कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम आता है इसमें प्रिज्म। तो प्रिज्म, जैसे प्रिज्म का काम है श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त कर देना, तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं कैसे ये अवयवी रंगों में विभक्त करता है। और इसमें आता है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में जैसे आते हैं सूक्ष्मदर्शी, आप लोगों ने सभी देखा ही होगा, 11th क्लास में सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा। तो इसमें आप देखा होगा दूरदर्शी, टेलीस्कोप, जैसे मान लो दूर की वस्तुओं को हमको देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये कैसे वर्क करता है, सब इसके बारे में अपन ने इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10। इसमें हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं तरंगों के बारे में। तरंगों का आखिर निर्माण कैसे होती है, तरंग का निर्माण कैसे होता है, कैसे काम करती है। ठीक है, हाइगन का सिद्धांत का उपयोग है, और तरंगों का अपवर्तन, जैसे प्रकाश की किरणों का परावर्तन अपवर्तन होता है, इसी प्रकार से तरंगों का क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तरंगों का कला संबद्ध होता है, कला क्या होता है, कला संबद्ध सब चीज़ क्या होती है, सब आने वाले समय में सभी चैप्टर को अपन करेंगे। और अब आता है अपना यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 इसमें है अध्याय नंबर 11। इसमें हम पढ़ने वाले किरण, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति।
इसमें हम पढ़ने वाले विकिरण के बारे में, विकिरण क्या होती हैं, विकिरण कैसे वर्क करती हैं, क्या है, और उसकी द्वैत प्रकृति। जब हमने सबसे स्टार्ट में 16वीं शताब्दी में देखा था कि जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश होता है कण के माध्यम से चला जाता है, लेकिन उसमें बाद में आविष्कार हुए, मैक्स प्लांक आए, अल्बर्ट आइंस्टीन आए, डी ब्रोगली आए, इन्होंने बताया कि नहीं, प्रकाश ऐसा नहीं है, कभी कभी कण के माध्यम से प्रकाश चलता है और कभी कभी तरंग माध्यम में भी चलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रकाश होता है इसकी हमेशा क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्वांटम लेवल पढ़ेंगे, आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटॉन्स जो होते हैं फोटॉन्स के रूप में जो चलते हैं, और द्रव्य की तरंग प्रकृति, ये सब इस चैप्टर में अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है? इसके बाद आता है यूनिट नंबर 8। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे अध्याय नंबर 12 में। अध्याय 12 में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु। अध्याय नंबर 12 हम पढ़ने वाले हैं परमाणु। तो परमाणु के बारे में तो आप लोग सभी लोग क्लास 11 से शायद क्लास 11 से पढ़ के आए होंगे। परमाणु का कैसे निर्माण होता है, परमाणु के मौलिक कण क्या होते हैं, सब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अल्फा कण होते हैं, क्या होते हैं अल्फा कण, क्या है, परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, परमाणु स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर में अपन थोड़ी 11th क्लास की अपेक्षा इसमें अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। अपन इसके आंतरिक भागों में चर्चा करेंगे कि जब किसी भी परमाणु का निर्माण होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ बदलाव आते हैं और कौन कौन सी किरणों से निकलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है अध्याय नंबर 13। इसमें हम पढ़ने वाले नाभिक के बारे में। आप जानते होंगे जो परमाणु का क्या है चैप्टर, नाभिक। जो परमाणु का कोर होता है, जो बीच वाला भाग होता है, उसी को बोलते हैं नाभिक। नाभिक किससे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक मूलतः क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इस चैप्टर में हम मुख्यतः क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम मुख्यतः नाभिक में हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले थे कि न्यूट्रॉन की एनर्जी कैसे हम किसी कार्य में यूज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लास्ट अपना चैप्टर होता है यूनिट नंबर 9 और चैप्टर का ही होगी 14। इस चैप्टर का नाम है अर्धचालक। चैप्टर का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ठीक है, इस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं किसी भी, जैसे कोई पदार्थ होता है तो चालक होते, अर्धचालक होते, चालक होते, अर्धचालक होते, कुचालक पदार्थ होते हैं। इसमें बेस रूप से जो अर्धचालक पदार्थ उस पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क होते हैं, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन, ये सब इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है। दृष्टि कार्य क्या होते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, सब इस चैप्टर में हम रेगुलर, मतलब हम बहुत डिटेल से इस कक्षा 12वीं की हम फिजिक्स को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये अपना सिलेबस है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका इस सिलेबस से फर्स्ट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड को भी जो भी रहेगा, आवेश से रिलेटेड कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है और कैसे करते कूलाम के नियम, सब ये अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।